वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण के कुछ पार्ट को कंप्लीट करेंगे। कल हमने पार्ट 1 में भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण के नस्वरता के आधार पर और कार्य के आधार पर कल हमने कंप्लीट किया था। आज हम पोषक तत्वों के आधार पर, उद्गम के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर देखेंगे। पोषक तत्वों के आधार पर जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ। शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ में से प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आते हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, टूट-फूट की मरम्मत करता है, कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। और विटामिन सुरक्षा भी करती हैं शरीर के, और आंतरिक क्रियाओं का नियमन भी करती हैं। इस विटामिन का अतिरिक्त जो कार्य होता है वह शरीर का निर्माण करना होता है, लेकिन विटामिन सुरक्षा और आंतरिक क्रियाओं का सिर्फ नियमन ही करते हैं। खनिज लवण जो होता है वह शरीर का निर्माण भी करता है, सुरक्षा भी करता है और आंतरिक क्रियाओं का नियमन भी करता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कार्बोज और वसा जो होते हैं यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थों में विटामिन, खनिज, लवण और जल आते हैं कि जो विटामिन होते हैं यह हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और यह हमारे शरीर की सुरक्षा भी करते हैं। बाहर से जो भी जीवाणु बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनको लड़ने की क्षमता विटामिन हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। और इसके अंत खनिज लवण भी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद है उद्गम के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। उद्गम के आधार पर भोज्य पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ और एक वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ। जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ वे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वनस्पति भोज्य पदार्थ के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज हो गया, दालें हो गया, हरी सब्जी, पीली आलू, प्याज, ये हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी इन्हें 2 प्रकार से एक कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में वे पदार्थ आते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस आदि तत्व उपस्थित होते हैं। इनको जलाने के बाद इसमें कुछ शेष नहीं बचता है। जबकि अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, जैसे खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इन्हें राख ऐश भी कहते हैं। जलाने के पश्चात कुछ शेष बच जाता है। आज हम लोग देखेंगे ऊष्मा का मापन कैसे करते हैं। ऊष्मा का मापन हम लोग कैलोरी में करते हैं। पोषण विज्ञान में ऊष्मा का मापन किलो कैलोरी में करते हैं। कैलोरीमेट्री का क्या है? तो कैलोरीमेट्री यह शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा व शरीर में व्यय ऊर्जा का मापन किया जाता है। शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा और शरीर में व्यय ऊर्जा दोनों का मापन कैलोरीमेट्री से ही किया जाता है। अटवाटर रोसा बेनेडिक्ट में शरीर द्वारा व्यय ऊर्जा को मापते हैं और बेनेडिक्ट राथ उपकरण से शरीर की आधारित चयापचय दर को मापते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहे कि ऊष्मा का मापन हम किस में करते हैं, तो किलो कैलोरी में करते हैं। शरीर द्वारा व्यय ऊर्जा, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का मापन किस में करते हैं, तो कैलोरीमेट्री से करते हैं। या क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि चयापचय कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म बराबर क्या होता है, तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म बराबर मेटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे टूटना, जबकि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भोजन के कार्य।
फंक्शन ऑफ फूड। भोजन के क्या कार्य होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। बिना भोजन के या बिना ऊर्जा के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो भोजन के क्या कार्य हैं, आइए हम उनको देखते हैं। भोजन के 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक शारीरिक कार्य फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सामाजिक कार्य सोशल फंक्शंस और मनोवैज्ञानिक कार्य साइकोलॉजिकल फंक्शंस। इसमें पहला है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य के अंतर्गत हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे शरीर का भाग बन जाता है। भोजन के प्रमुख कार्य शारीरिक वृद्धि एवं विकास, टूट-फूट की मरम्मत, कोशिकाओं का निर्माण करना, शरीर की सुरक्षा करना, नियंत्रण करना, नियमन करना आदि होता है। भोजन के द्वारा ही तो हमारे शरीर की सुरक्षा होती है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, जहाँ जरूरत टूट-फूट होती है वहाँ की मरम्मत भी होती है, क्योंकि भोजन में ही तो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल पोषक तत्व होते हैं जो हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। और ये पोषक तत्व हमारे शरीर की सुरक्षा भी करते हैं, आंतरिक क्रियाओं का नियमन भी करते हैं। शारीरिक कार्य के अंतर्गत पहला कार्य है भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हम जो भी खाते पीते हैं उसमें कार्बोज और वसा की मात्रा अवश्य होती है। कार्बोज और वसा जो होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और हम लोग इस ऊर्जा का प्रयोग शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में करते हैं। दूसरा कार्य है भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास भी करता है। भोजन में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, तो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर का वृद्धि भी करता है और वृद्धि निर्माण भी करता है, टूट-फूट की मरम्मत भी करता है और आंतरिक क्रियाओं का नियमन भी करता है। और यह प्रोटीन हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। तो भोजन का दूसरा कार्य होता है शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना। और उसके बाद तीसरा कार्य भोजन शरीर को रोगों से रक्षा भी प्रदान करता है। तो विटामिन, खनिज लवण ये सब भोजन से ही प्राप्त होते हैं और ये सब हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। जैसे विटामिन सी हो गया, यह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है और भोजन से शरीर को रोगों के सुरक्षात्मक शक्ति प्राप्त होती है। भोजन से ही रक्त बनता है और रक्त में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं और इनका जो कार्य होता है बाहर से जो भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनको भक्षण कर हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को भी मजबूत करती हैं। और चौथा कार्य है भोजन शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन भी करता है। जैसे खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन ये सब जो है हमारे शारीरिक क्रियाओं का संचालन भी करते हैं, नियंत्रण भी करते हैं, शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण करते हैं, जल का संतुलन बनाए रखते हैं, रक्त का थक्का निर्माण करते हैं। भोजन का दूसरा कार्य है सामाजिक कार्य। जैसे भोजन सदियों से सामाजिक संबंधों को बनाने एवं उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। जैसे हमारे समाज में शादी, विवाह, कोई त्यौहार जब हम लोग मनाते हैं या नौकरी में या पुत्र प्राप्ति के बाद जो भी हम मनाते हैं तो उसमें या उस अवसर पर भोज का आयोजन अवश्य ही करते हैं, जिसमें सुंदर और सुरुचिपूर्ण व्यंजन परोसे जाते हैं। यह हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि जब हम भी कुछ भी त्यौहार फंक्शन मनाते हैं तो उसमें अतिथि को बुलाते हैं और उन्हें सुंदर सुंदर भोजन भी खाने का निमंत्रण भी देते हैं, तो इससे हमारा सामाजिक संबंध भी बढ़ता है। और दूसरा है भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है। भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही भोजन का चुनाव करते हैं और उसका आयोजन करते हैं।
और नेक्स्ट है भोजन दोस्तों एवं आतिथ्य का प्रतीक होता है। दोस्ती को मजबूत करने के लिए नवीन नवीन व्यंजन दोस्तों के समक्ष परोसे जाते हैं, जिससे यह हमारी दोस्ती को मजबूत भी करता है और आतिथ्य का प्रतीक भी होता है। क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई अतिथि प्रवेश आता है तो हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, विशेष भोजन की व्यवस्था करते हैं, चाय काफ़ी शरबत बना कर देते हैं। तो जो भोजन होता है यह दोस्ती और आतिथ्य दोनों का प्रतीक होता है। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं, क्योंकि यह हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, संवेगों को प्रकट करने का माध्यम भी होता है। भोजन शारीरिक मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है, जैसे हमारे मन को संतुष्ट करता है। व्यक्ति जिस परिवार में रहता है, जिन खाद्य पदार्थों को खाने उपयोग करता है, वैसा भोजन अगर उसे बाहर मिल जाए तो उसे आत्मसंतुष्टि अधिक मिलती है। उनके मनोवैज्ञानिक कार्य में पहला है भोजन संवेगों को प्रकट करता है। भोजन द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों को प्रकट करता है। जैसे व्यक्ति का मन अधिक प्रसन्न रहता है तो अधिक भोजन ग्रहण करता है। यदि मन खिन्न या दुखी रहता है तो वह भोजन कम खाता है या तो भोजन ही नहीं खाता है। तो भोजन व्यक्ति के संवेगों को प्रकट करता है। दुख, खुशी, प्रसन्नता, ये सब संवेग कहे जाते हैं। अगला है सुरक्षा की भावना के रूप में। भोजन हमारी सुरक्षा भी करता है। जैसे घर या बाहर भ्रमण के दौरान अगर जाना पहचाना भोजन मिलता है तो उससे सुरक्षा की अनुभूति होती है। या जब एक माँ अपने बच्चे को भोजन खिलाती है तो बच्चे को सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, और वह भोजन तो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि बच्चे को वही अगर भोजन दूसरा व्यक्ति खिलाए तो खाता भी नहीं है। अगर वही भोजन अगर माँ खिलाती है तो वह आसानी से उसे खा भी लेता है। और लास्ट है भोजन का प्रयोग बल के रूप में। इतिहास साक्षी है, या हम बहुत पहले से कहें तो भोजन का प्रयोग बल के रूप में किया जाता था। जैसे दुश्मनों को भोजन की प्राप्ति न होने पर आसानी से लड़ाई जीती जा सकती थी, आत्मसमर्पण कर देते थे। भूख हड़ताल के द्वारा भी व्यक्ति अपनी बातों को मनवा लेता था। परिवार में बच्चों को सजा या इनाम देने के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता है। बच्चे के द्वारा अच्छा या प्रशंसनीय कार्य करने पर उसे इनाम के तौर पर विशिष्ट व्यंजन दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे मिठाई दिया जाता है या कुछ विशेष आइसक्रीम, टॉफ़ी, जो भी सब बच्चों को दिया जाता है। सो आज भोजन के कार्य भी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। हम जो यह टॉपिक पढ़ा रहे हैं यह TGT सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं। सो आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।